हर गुजरते लम्हे के साथ मध्य पूर्व में दुनिया एक संगीन और एक निहायत ही खतरनाक टक्कर की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यह कह रहे हैं कि इसराइल को हथियार ना बेचे जाएं, मगर दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया की जो सबसे ताकतवर एंटी मिसाइल सिस्टम है, थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, वो इसराइल को तोहफे के तौर पर देख रहे हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि क्या है ये थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम। तो सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसका रेंज 3500 किलोमीटर का है। थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, थर्ड। और अमेरिका यह सिस्टम जो है वो दे रहा है इसराइल को। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी थर्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया था। आपको याद है जब रूस और यूक्रेन का संघर्ष शुरू हुआ था तब यह बताया जा रहा था कि रूस महज 10 दिनों में यूक्रेन का काम तमाम कर देगा, मगर आज भी यूक्रेन मुकाबला कर रहा है क्योंकि उसके पास थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है। उससे वो लगातार जवाब दे रहा है रूस का। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान से बेंजामिन नेतन्याहू बेहद नाराज है। मैं सुनाऊंगा आपको बेंजामिन नेतन्याहू का अंग्रेजी में दिया गया बयान, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो फ्रांस के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि इसराइल को हथियार ना बेचे जाएं, मगर दूसरी तरफ ईरान जिस तरह से हिजबुल्ला और हमास को हथियार दे रहा है, इस पर वो पूरी तरह से खामोश हैं। बकौल इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो इस संघर्ष को जारी रखेंगे और रुकने नहीं वाले हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. इस बीच दोस्तों इस मामले में सऊदी अरब ने भी दखल दे दिया है। सऊदी अरब का पहला राहत विमान जो है वो लेबनान पहुंच गया है राहत सामग्री के साथ। अब तक इस मुद्दे पर सऊदी अरब पूरी तरह से खामोश था, मगर पहली बार इस संघर्ष के बीच जब लेबनान में करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं इस्राएली हमले में, सऊदी अरब अपनी तरफ से राहत सामग्री बेच रहा है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है क्या, ये किस तरह से काम करता है, ये कितनी लागत का है। सबसे पहली बात, थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को वजूद में लेकर आई है लॉकहीड मार्टिन, जो अमेरिका की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी है। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की जो सबसे खास बात यह है इसका रडार। जी हां, थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम से ज्यादा एडवांस्ड रडार किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम का नहीं है। आपके स्क्रीन पर रेथियन, एक अमेरिका स्थित हथियार कंपनी, इसका एडवांस्ड रेडार बनाती है। इसके सिस्टम में ट्रक पर सवार 6 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करीब 6 इंटरसेप्टर हैं। इसकी कीमत 1 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है और जमीन पर 100 लोगों की जरूरत पड़ती है इसे ऑपरेट करने के लिए। यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया था और आप सब जानते हैं तो उसको इसका क्या असर पड़ा था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा हिस्सा। इसके अंदर आप थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से वार करता है। यही मिसाइल सिस्टम अब अमेरिका
इसराइल को देने वाला है। देखिए। THAAD, short for Terminal High Altitude Area Defense, is a highly accurate anti-missile system produced by the US firm Lockheed Martin. It was first tested successfully in 1999, and the US military currently has 7 of them, with an 8th on order for $74 million. While America's Patriot system is designed to take down shorter-range missiles, aircraft, and increasingly drones, THAAD is a longer-range weapon designed to counter incoming ballistic missiles, from mid-range up to ICBMs. At the heart of the system is a powerful radar, the Army-Navy Transportable Radar Surveillance, or ANTPY-2. This can track targets up to 1,900 miles away, a couple of hundred more than the distance from Iran to Israel. दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे ही यह खबर सामने आती है, सऊदी अरब भी इस मामले में कूद जाता है। अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका से मांग की है कि हमें भी थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दिया जाए। पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब अमेरिका से नाराज था, जिस तरह से अमेरिका ने इस पूरे मामले में इसराइल को समर्थन दिया था। आज दुनिया ये सवाल पूछ रही है, एक तरफ तो जो बाइडेन ये कहते हैं कि इसराइल को ईरान के तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए। इसराइल कह रहा है कि हम ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे कि ईरान के होश फाख्ता हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप उन्हें थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भी देते हैं, जिसका जलवा हम रूस और यूक्रेन युद्ध में साफ तौर पर देख चुके हैं। यानी कि फ्रांस की बातों को अनदेखा करके अमेरिका जो है वो लगातार इसराइल की ताकत बढ़ा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इससे पहले इसराइल ने 2 तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, एरो 2, एरो 3। इन्हीं मिसाइल्स के जरिए उसने हमास पर हमला किया है, हिजबुल्लाह पर हमला किया है, और हाल ही में लेबनान में इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। और अब थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज जो है वो करीब 3,500 किलोमीटर है, वो अब उसके असला में जगह पाएगा। जहां तक ईरान की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हाल ही में जब ईरान ने इस्राएली ठिकानों पर हमला किया था तो उसने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पिछले साल यही फतह मिसाइल जो है वो वजूद में आई थी, और कुछ ही दिनों में उसने उसका एक एडवांस्ड वर्जन बनाया था जिसका नाम था फतह 2। आज ईरान की रक्षा असला में फतह 1 भी है, फतह 2 भी है। इसका इस्तेमाल वो खुलकर इसराइल के खिलाफ कर रहा है। बताया जाता है दोस्तों कि जब फतह मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो एटमॉस्फेयर की तरफ जो है ऊपर की तरफ उड़ान भरता है और फिर बहुत ही तेजी से अपनी टारगेट की तरफ बढ़ता है। थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम फतह मिसाइल्स को बखूबी इंटरसेप्ट कर सकती है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि यह फतह मिसाइल सिस्टम है क्या जो आज से 1 साल पहले ईरान के असलह में जगह पा रही थी। आइए देखते हैं यह 10 सेकंड का क्लिप जिसमें आप फतह मिसाइल की एक छोटी सी झलक देखेंगे। An unveiling ceremony more than 6 months in the making. दोस्तों, जहां तक ईरान की बात है, जैसा कि मानचित्र बता रहा है, इसमें आप देख सकते हैं बीच में सफेद में आप ईरान को देख रहे हैं और उसके आसपास कई देश दिखाई दे रहे हैं, मसलन इजिप्ट यानी मिस्र, इसराइल, तुर्की, रशिया, चाइना और इंडिया। और आप देख सकते हैं ये सेमी सर्कल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान की मिसाइलों का जो दायरा है वो ये सेमी सर्कल्स या ये जो गोलाकार हैं वो बतला रहे हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान के असला में कौन कौन से मिसाइल हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों शहाब 1 या शहाब 1, इसका जो रेंज है, इसका जो दायरा है वो करीब 300 किलोमीटर यानी 186 मील है। दूसरे नंबर पर आता है फतह 110, फतह 110, और इसका रेंज है 300 से 500 किलोमीटर यानी कि 186 से 310 मील। तीसरे नंबर पर शहाब 2, शहाब 2, इसका दायरा है 500 किलोमीटर यानी 310 मील। इसके बाद बारी आती है मिसाइल्स के गॉडफादर जुल्फकार की। इसका दायरा दोस्तों 700 किलोमीटर है यानी 434 मील। इसके बाद बारी आती है क़ियाम 1,
इसका दायरा 750 किलोमीटर यानी 466 मील है। और अंत में इन सब का उस 3 इसका दायरा करीब 242 मील। यह है ईरान की तैयारी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ईरान ने चेतावनी दी है कि इस्राएल की जो भी मदद करेगा वो हमारे निशाने पर रहेगा। और स्वाभाविक सी बात है, यहां ईरान किसी और की बात नहीं कर रहा, वो अमेरिकी सैनिकों की बात कर रहा है। और यही वजह है कि अब थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम वो इजराइल पहुंच रहा है। कहने को अमेरिका के महज 100 सैनिक, जी हां सही सुना आपने, सिर्फ 100 सैनिक इस वक्त इस्राएल में हैं। यह संख्या महज सांकेतिक है, मगर अगर आने वाले दिनों में यह संघर्ष बढ़ता है तो यह तादाद बढ़ भी सकती है। 100 से यह 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा, दुनिया इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। आप और हम भारत में बैठकर यह नहीं सोच सकते कि हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप और हम लोग अपनी सोच के हिसाब से ईरान या इस्राएल का समर्थन करते हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों, वहां पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। अगर तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई और बेरोजगारी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और यह भी मत भूलिए, अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो दुर्घटनाएं सीमाएं लांघ कर आती हैं। उनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है, कोई दायरे नहीं होते हैं। हवाएं उन्हें एक देश से दूसरी देश की तरफ ले जाते हैं। दुनिया शेरनोबिल देख चुका है, दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी भी देख चुका है। इसीलिए हल्के अंदाज में परमाणु टकराव की बात नहीं करनी चाहिए। दुख की बात यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका का रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका को एक सेतु के तौर पर काम करना चाहिए, माहौल को ठंडा करना चाहिए, मगर अमेरिका अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चलते, लॉकहीड मार्टिन जैसी रक्षा कंपनी के इंटरेस्ट के चलते, उनके हितों के चलते माहौल को और उग्र कर रहा है। और मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, इंसानियत इसकी क्या कीमत चुकाएगी। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मामले में अब सऊदी अरब ने भी दखल दे दिया है। जी हां, सऊदी अरब ने पहला राहत विमान भेजा है लेबनान में। आपकी स्क्रीन पर यह खबर, सऊदी अरब ऑन संडे ऑफिशियली लॉन्च्ड a relief air bridge to Lebanon amid the ongoing Israeli attacks on the country as the first plane carrying humanitarian and medical aid left Riyadh to Beirut। सरल शब्दों में इसका अनुवाद कि रियाद से बेरूत की तरफ उसका विमान जो है वो रवाना होता है। बताया जाता है कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रियाद में है, वहां से एक विमान रवाना होता है जिसके अंदर 40 टन राहत सामग्री होती है। और इस राहत सामग्री में इस रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य सामग्री, मेडिकल सप्लाईज और रिलीफ मटेरियल होता है। ताजा खबर यह है कि यह विमान जो है वो बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतर चुका है। यही नहीं, इस प्लेन के अंदर सऊदी अरब के नागरिक भी मौजूद हैं जो अब इस राहत सामान को लेबनान के नागरिकों तक पहुंचाएंगे। तो पहली बार सऊदी अरब इस मामले में दखल देता नजर आ रहा है। मगर जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया दोस्तों, सऊदी अरब का दखल 2 मोर्चों पर है। एक तरफ वो लेबनान को राहत सामान भेज रहा है, यानी कि उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसका कोई विमान इस्राएली मिसाइल के निशाने पर आ सकता है। वो राहत सामान भेज रहा है, वो बतला रहा है कि वो लेबनान के लोगों के साथ है। मगर दूसरी तरफ वो अमेरिका से थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भी ले रहा है। ये 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सऊदी अरब जानता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो अपना राहत सामान पहुंचाएगा, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में रहस्यमय तरीके से कोई इस्राएली मिसाइल सऊदी अरब के प्लेन को भी निशाना बना सकता है। गलतफहमी हो सकती है, और यह गलतफहमी एक ऐसे संघर्ष के तौर पर सामने उभर कर आएगा जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां तक सऊदी अरब की बात है, उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जिस तरह से सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से हैं, उसी तरह से इस्राएल के भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और खास बात यह है, याद कीजिएगा, प्रिंस सलमान के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे, चेहरे की मुस्कान देखिए साहब,
दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर समझौता हुआ है, सहयोग हुआ है। यानी कि भारत के अच्छे रिश्ते सऊदी अरब के साथ भी हैं और इस्राइल के साथ भी हैं। इसलिए मामला और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। अमेरिका क्या करेगा, भारत क्या करेगा? सऊदी अरब अब ज्यादा से ज्यादा दखल दे रहा है। कहने को वो अपना समर्थन दिखला रहा है लेबनान को, गजा को, मगर हकीकत यह है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ टकराव का एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। और यह दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में बेतहाशा भारतीय हित हैं। हमारे कई धन्ना सेठ, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, चाहे रामदेव हो, पतंजलि, जी हां, वो सब अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वहां बेचते हैं। उनके बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अगर टकराव होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस मुद्दे को लेकर ना भारत आंख मूंद सकता है ना कोई और। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से